जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं आपके रामचरितमानस से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि सूरदास की काव्य रचनाओं में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता मिलती है। तो सूरदास की काव्य रचनाओं में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता मिलती है। तो इसमें वत्सलय रस की प्रधानता मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीती विभारी जागरी कविता के रचयिता कौन है। तो बीती विभावरी जागरी कविता के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि वह तोरती पत्थर कविता किस कवि की रचना है। तो वह तोरती पत्थर कविता किस कवि की रचना है। तो यह रचना होगा निराला के। ऑप्शन यहां पे सी होगा सही जवाब, निराला के ये रचना होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नागार्जुन को किस नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है। तो नागार्जुन को जानते हैं वैद्यनाथ मिश्र के नाम से। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा, वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि देव किस काल के कवि माने जाते हैं। तो देव किस काल के कवि माने जाते हैं। तो देव जो है ये आपके रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, रीति काल के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता कौन होगा। तो सूर सागर के रचयिता अगर देखें तो सूरदास है। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा सही जवाब, सूरदास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की जो रचना है यह किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की जो भाषा रचना हुई है ये अवधी भाषा में हुए हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, अवधी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जूही की कली कविता किस कवि की रचना है। तो जूही की कली कविता किस कवि की रचना होगा। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी होगा, निराला के। ऑप्शन सी सही जवाब है, निराला के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक धारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए बताएंगे आप। तो जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक धारा के प्रमुख कवि है। तो जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक धारा के प्रमुख कवि होगा। तो ये हो जाएंगे छायावाद के। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, छायावाद के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, शोक होता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि वीर रस का अस्थायी भाव जो है कि कौन सा है।
तो वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? तो वीर रस का अस्थायी भाव जो है उत्साह होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्साह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मुख चंद्र है, यहां पे कौन सा अलंकार है? तो मुख चंद्र है में यहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार अगर देखें तो आपके रूपक हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चलिए बताएंगे। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएंगे अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है दुर्गति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएंगे। तो दुर्गति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दुर्गति शब्द का सही संधि विच्छेद होता है दूर जोर गति। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राजकुमार में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में यहां पे समास होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में कौन सा समास होगा? तो याद रखेंगे आपकी गजानन में जो है यहां पे समास हो जाएंगे आप सभी लोगों का बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग जाना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, भाग जाना। अगला प्रश्न यहां पे 90 नंबर है कि अध जल गगरी छलकत जाए लोकोकित का अर्थ क्या है? तो अध जल गगरी छलकत जाए लोकोकित का जो अर्थ होगा इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखेंगे इनमें होते हैं आपके 13 से लेकर 11 मात्राएं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल रचना के लेखक कौन है? तो माता के आंचल रचना के लेखक कौन होगा? तो इसके लेखक हो जाएंगे यहां पे आपके शिव पूजन सहाय। ऑप्शन यहां पे बी होगा सही जवाब, शिव पूजन सहाय होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि जॉर्ज पंचम की नाक रचना में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो जॉर्ज पंचम की नाक रचना में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके अंग्रेजी शासन मानसिकता पे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की लेखिका कौन है? तो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की लेखिका कौन है? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मधु कंकारिया होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मधु कंकारिया। आगे देखिए अगला प्रश्न है माता का आंचल में बालक के जीवन का मुख्य आधार क्या दर्शाया गया है? तो माता का आंचल में बालक के जीवन का मुख्य आधार क्या दर्शाया गया है? तो ये दर्शाए गए हैं मात्र स्नेह। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा, मात्र स्नेह दर्शाए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का प्रमुख साहित्यिक गुण क्या है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का प्रमुख साहित्यिक गुण क्या है? तो इनका प्रमुख साहित्यिक गुण होगा व्यज्ञ। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, व्यज्ञ होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि साना साना हाथ जोड़ी में किस प्रदेश की संस्कृति का चित्रण है?
तो साना साना हाथ जोड़ी में किस प्रदेश की संस्कृति का चित्रण होगा? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे आपके सिक्किम के। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि माता का आंचल में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष प्रमुखता से उभरा है? तो माता का आंचल में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष प्रमुखता से उभरा है? तो यहां पे हो जाएंगे पारिवारिक आत्मीयता। ऑप्शन सी सही जवाब है, पारिवारिक आत्मीयता। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, जॉर्ज पंचम की नाक में नाक किसका प्रतीक है? तो जॉर्ज पंचम की नाक में नाक किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सत्ता और प्रतिष्ठा के। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक में साना का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे। तो साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक में साना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है यहां पे छोटे छोटे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, छोटे छोटे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे आपके कमलेश्वर। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब दिए गए, कमलेश्वर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है, और प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीजन का उदाहरण है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीजन का उदाहरण है? तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आपके बी हो जाएंगे, 2Mg+O2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है कि पीएच मान 5 वाले विलयन में H+ आयनों की सांद्रता पीएच मान 7 वाले विलयन की तुलना में कितनी होती है? तो याद रखेंगे 100 गुना अधिक होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 100 गुना अधिक। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक प्रतिक्रियाशील होगा? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आपके सी हो जाएंगे, जिंक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जिंक होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि मानव शरीर में प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो मानव शरीर में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है किस अंग में होती है? तो ये होते हैं किस अंग में? तो मानव शरीर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर देखें तो यहां पे कोई भी नहीं होगा, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी कीजिए, नहीं होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।